फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीडीएस दोस्त। इस चैनल पर मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जो आपको आपके विभागीय परीक्षा में बहुत मदद करेगी। और इसके लिए मैंने इसमें एक एक लेक्चर्स पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से डाले हैं, जिसको आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अगर एक बार पढ़ते हैं, उसको एक नोट्स, एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, उसको लिखते रहिए। आपको वही चीज़ें धीरे धीरे करके एग्ज़ाम आने तक सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि 20 से 25 दिन जो एग्ज़ाम में बचा हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। कल हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा, जिसमें आपको लगभग उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपको डेली देखना है, डेली याद करना है और पेपर तक हर दिन देखना है, ताकि आप उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए, ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और अगर छूट गया तो आपको बहुत अच्छा देने वाला मार्क्स ले जाएगा। तो इसीलिए आप इसको रोज़ देखते रहिएगा। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, चलिए फटफटाइए अब शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट से रिलेटेड जितने भी डेट हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट सन हैं वो सब याद होने चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया पोस्ट का ही फाउंडेशन कब हुआ, आप इसको याद करिए। इंडिया पोस्ट का फाउंडेशन कब हुआ, तो आपका हुआ 1 अक्टूबर 1854 को इंडिया पोस्ट का फाउंडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 1854। भूलिएगा मत, अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाइएगा पर इसको मत भूलिएगा। 1 अक्टूबर 1854 को इंडिया पोस्ट का फाउंडेशन हुआ था, ठीक। अब सबसे पहले पोस्टल सिस्टम कौन शुरू करवाया, तो बाई हॉर्स और बाई फूट पोस्टल सिस्टम स्टार्ट करने वाले कौन है, आपके अलाउद्दीन खिलजी। नेट पे आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक भी कहीं कहीं दिखा देता है, कहीं कहीं आपका इब्न बतूता की किताब में इसका वर्णन किया गया है। ये सब बताएंगे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी ही सही होगा। 1296 में बाई हॉर्स एंड बाई फूट जो पोस्टल डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक। अब उसके बाद आपको देखना है कि रेगुलर पोस्टल सिस्टम कब शुरू हुआ। रेगुलर पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ 1766 में। 1766 में रेगुलर पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पूरे पोस्ट ऑफिस को ऑर्गेनाइज किया पोस्ट ऑफिस को 1774 में, ठीक। अब कुछ जनरल पोस्ट ऑफिसेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कल मैंने तीनों बताए थे आपको, कलकत्ता जीपीओ, मद्रास जीपीओ और बॉम्बे जीपीओ। तो कलकत्ता जीपीओ आपका कितना कब हुआ, 1774 में कलकत्ता जीपीओ का फाउंडेशन हुआ। तो आपको याद करना है कि कलकत्ता जीपीओ आपका 1774 में, ठीक। और उसके बाद दिमाग में रखना है मद्रास जीपीओ 1786 में। बॉम्बे जीपीओ आपको पता होना चाहिए कि 1793 में, ठीक है। फिर से कलकत्ता जीपीओ सुप्रीम कोर्ट की जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम हुई थी ना, तो 1774 में कलकत्ता जीपीओ भी उसी से रिलेटेड करके याद कर लीजिएगा। मद्रास जीपीओ 1786 में, बॉम्बे जीपीओ 1793 में। कार्निवल इसका टाइम है तो वो आपको 1793 इससे याद रहना चाहिए। उसके बाद अब आप आगे देखेंगे तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको याद करना है कि पहला पोस्टेज स्टैम्प कब बनाया गया था, पहला पोस्टेज स्टैम्प कब जारी किया गया। तो पूरे एशिया का पहला पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया था 1852, 1 जुलाई 1852 में, जिसको सिंध डाक के नाम से भी जाना गया था। 1852 में स्टार्ट किया गया था। 1852 में आपका स्टार्ट किया गया था कौन सा, पहला पोस्टेज स्टैम्प, ठीक। अब उसके बाद फिर इंडिया ने ज्वाइन किया यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट का सिस्टम, तो 1876 में, ठीक। 1882 में एसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो था उसका स्थापना किया गया 1882 में। ये तो एकदम अनफॉर्गेटेबल है, इसको याद करने लायक है, भूलने लायक ही नहीं है, इसको रट जाइए। 1882 में पीओएसबी का क्या हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, ठीक। अब उसके बाद आपको अगला पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का क्या है आपका, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का
1884 में, PLI 1884 में, और RPLI आपका इससे आप बढ़ेंगे, RPLI में आपको जाना पड़ेगा 10 साल आगे, 10 साल मतलब 11 साल आगे। तो RPLI आपका 1995 में, रिलेट करके याद करेंगे ना तो भूलेगा नहीं। 1995 में RPLI, और इससे 11 साल कम कर दीजिए, 11 नहीं सॉरी 111 साल कम कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1884 में PLI का, 1884 में PLI का। ठीक, अब पहली बार जो एक आने का रिवेन्यू स्टैम्प जारी किया गया, वो रिवेन्यू स्टैम्प 1886 में जारी किया गया, एक आने का रिवेन्यू स्टैम्प 1886 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगली लाइन, इसको एकदम डबल ट्रिपल टिक कर लीजिएगा कि 1911 में फर्स्ट एयर मेल भेजा गया इलाहाबाद टू नैनी, 18 किलोमीटर की दूरी तय करवा के। ठीक है, 18 किलोमीटर की दूरी तय करवा के 1911 में फर्स्ट एयर मेल इलाहाबाद टू नैनी। ठीक, इससे आपको एक और याद कर लीजिएगा कि ये वो जो कैपिटल ट्रांसफ़र हुई थी दिल्ली, तो वो भी 1911 में हुआ था। 1947 इंडिपेंडेंस पोस्टेज सिस्टम इशू किया गया। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम इंडिपेंडेंस पोस्टेज सिस्टम इशू किया गया। ठीक है, 1947 में तीन पोस्टेज स्टैम्प इशू किए गए। PIN कब इंट्रोड्यूस किया गया? PIN अपना हर जगह का PIN नंबर अलग होता है ना, पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो वो आपका क्या होगा आपका 6 डिजिट्स का क्या है आपका PIN। ठीक, स्पीड पोस्ट देखेंगे, स्पीड पोस्ट की बात करेंगे तो स्पीड पोस्ट आपका आएगा 1786 में, स्पीड पोस्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया 1786 में। ठीक, अब उसके बाद आपका आएगा RPLI। हमने बताया कि 1884 से 111 साल जोड़ लेंगे तो RPLI हो जाएगा। मेघदूत 2003 में, मेघदूत आपका 2003 में। ठीक, तो आपका मेघदूत जो है वो 2003 में हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप आगे आएंगे तो ई पेमेंट शुरू किया गया। सबसे पहले ई पेमेंट शुरू किया गया कब? 2006 में ई पेमेंट शुरू किया गया। ठीक, सबसे पहला ई पेमेंट। और उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका है कि 2012 में IT मॉडर्नाइजेशन 1.2, और उससे 10 साल जोड़ देंगे तो 2022 में 2.2। IPPB कब लॉन्च किया गया? तो 2018 में। इसका भी डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, 1 सितंबर 2018 को IPPB लॉन्च किया गया था। ठीक, तो इस तरीके से जितने इंपॉर्टेंट सन थे मैंने आपको बता दिया। एक बार आप इसको रिकॉल कर लीजिए फिर से, और अच्छे से इसको डेली देखते रहिए। सबसे पहले 1296 में हॉर्स एंड बाई फूट एंड बाई हॉर्स पोस्टल सिस्टम शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। 1766 में इसी पोस्टल सिस्टम को रेगुलर किया गया। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने पोस्ट ऑफिस को ऑर्गेनाइज किया 1774 में। फिर 3 GPO बने, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 1774, 1786 और 1793 में। ठीक, फिर 1852 में पहला पोस्टेज स्टैंप पूरे एशिया का जारी किया गया सिंध डाक के नाम से, उसको सिंध भी कहते हैं हिंदी में। फिर 1876 में इंडिया ने ज्वाइन किया UPU को। 1882 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की स्थापना हुई। PLI का फाउंडेशन 1 फरवरी 1884 को हुआ। RPLI का 1995 में। 2 साल बाद रिवेन्यू स्टैम्प जारी हुआ एक आने का 1886 में। फिर 1911 में पहला एयर मेल भेजा गया इलाहाबाद टू नैनी, 18 किलोमीटर की यात्रा करवा के। फिर 1947 में जब इंडिपेंडेंस के टाइम में 3 स्टैम्प इशू हुए। ठीक, PIN का जो इंट्रोड्यूस कराया गया PIN को, वो 15 अगस्त 1972 में। ठीक, स्पीड पोस्ट स्टार्ट किया गया 1 अगस्त 1986 में। ठीक, उसके बाद आपकी RPLI तो आपको पता ही है। मेघदूत सॉफ्टवेयर 2003 में, और ई पेमेंट आपका 2008 में, प्रोजेक्ट एरो 2008 में, ई पेमेंट 2006 में, IT मॉडर्नाइजेशन 1.2, IT मॉडर्नाइजेशन 2.2 2022 में, और 1.2 2012 में, और IPPB लॉन्च किया गया 2018 में। तो इस तरीके से आपको ये पूरा आपको याद कर लेना है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक जो फिर उसको भी आपको रिवीजन करते रहना है, डेली देखना है उस अगले टॉपिक को भी। वो अगला टॉपिक है कि डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर्स। सबसे पहले आपको PSB जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है ना, पोस्टल सर्विस बोर्ड, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, तो आप इसमें कौन कौन से मेंबर हैं आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। सेक्रेटरी हो गए, DG हो गए, ADG हो गए, और 6 मेंबर्स हो गए। सेक्रेटरी इस टाइम कौन है? आपकी वंदिता कौल, जो कल हम बताए थे। DG इस टाइम कौन है? संजय सरन। इसके पहले कौन थी? स्मिता कुमार। ठीक, इसके पहले सेक्रेटरी कौन थे? शायद विनीत पांडे थे। उसके
एडीजी जो है वो आशीष कुमार है। 6 मेंबर्स हम आपको अभी 2 मिनट में याद करा देंगे। आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, तो थोड़ा लिंक कर करके याद करने की कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूछ लेता है कौन से मेंबर्स किस डिपार्टमेंट से, मतलब किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो आपको वो मेंबर्स के नेम याद होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपको आगे मेंबर्स के नाम याद कराते हैं। वंदिता कौल, वंदिता कौल कौन है? तो सेक्रेटरी है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंदिता कौल कौन है? आपकी सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, चेयरपर्सन है POSP की, ठीक। मंजू कुमार, अब मेंबर्स के नेम याद करिए। 6 मेंबर्स टोटल, 2 मेंबर तो मंजू नाम के हैं, ठीक। एक मंजू कुमार, एक मंजू पांडे, एक मंजू कुमार हो गई और एक मंजू पांडे, एक मंजू कुमार, एक मंजू पांडे। पांडे पर्सनल की मेंबर हैं, ठीक है, और कुमार ऑपरेशंस की मेंबर हैं, ठीक। आगे याद करिएगा। P फॉर पांडे, P फॉर पर्सनल। अनुला कुमार जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी की, अनुला कुमार जो है मेंबर, वो किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी। अनुला कुमार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक। अगला आपको याद करना है प्लानिंग एंड HRD, तो अभिनव वालिया प्लानिंग एंड HRD, ठीक। जितेंद्र गुप्ता PLI से रिलेटेड, मैंने याद किया, मेरे चाचा का नाम जितेंद्र है तो उस हिसाब से मैंने याद किया, आप किसी भी चीज़ से लिंक करके याद कर लीजिएगा। और सचिन मित्तल, S फॉर सचिन, S फॉर सेक्रेटरी, तो PSB के जो सेक्रेटरी है वो कौन है? सचिन मित्तल, ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी है वंदिता कौल है, PSB के जो सेक्रेटरी है वो सचिन मित्तल है, और PSB के जो अब आप एक बार रिवीजन करिए कि मंजू कुमार 2 नाम से, मंजू कुमार एक, मंजू पांडे। मंजू कुमार जो है वो कुमार तो ऑपरेशन, पांडे पर्सनल, ठीक है। अनुला कुमार टेक्नोलॉजी, अभिनव वालिया प्लानिंग एंड HRD, जितेंद्र गुप्ता से भी आप PLI को याद कर सकते हैं रिलेट करके। और उसके बाद फिर वैकेंट, इस टाइम बैंकिंग और DBT का जो वो है पोजीशन वो वैकेंट है। सचिन मित्तल S फॉर सेक्रेटरी। अब एक नाम आपको और, जो सबसे एक नाम और याद करना है, वो नाम है आपका आशीष कुमार का। आशीष कुमार आपको किस तरीके से याद करेंगे? आशीष कुमार, A फॉर आशीष और A फॉर एडिशनल, हम आपको याद करते हैं A फॉर आशीष और A फॉर एडिशनल, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ADG जो है वो आपके आशीष कुमार है। ये नाम को आप डेली एक बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से पेपर तक याद हो जाएगा। अब आगे याद करिए कि 2 परमानेंट इन्वाइटी हैं, मतलब PSB में 2 परमानेंट इन्वाइटी हैं, और वो दोनों परमानेंट इन्वाइटी जो हैं उनको आपको याद करना है। कैसे है? परमानेंट इन्वाइटी जो है आपके वो हैं 2, और ये आपको MCQ में बहुत पूछा है कि कौन कौन होते हैं। 2 नाम 3 नाम दे देगा, फिर कहेगा कि 1 या 2 सही है, 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है। तो आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद होने चाहिए। एक होता है एडिशनल सेक्रेटरी, दूसरा होता है फाइनेंशियल एडवाइजर। एडिशनल सेक्रेटरी इन्वाइटी है और फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वाइटी है। तो इस तरीके से PSB के जितने मेंबर्स थे, PSB की जो संरचना है वो मैंने आपको बता दी। आप इसको जरूर एक बार दोहराइएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक जो है, आज के टॉपिक कल हमने पढ़ा था सेक्शन 1 का क्लॉज 1 पढ़ लिया था, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 का क्लॉज 2। देखिए सेक्शन 2 मत कहिएगा कभी, सेक्शन 2 नहीं है, सेक्शन 1 है, उसका क्लॉज नंबर 2 है। तो टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आपके सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट मतलब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। तो वो आपको सेक्शन 1 नहीं, क्लॉज 2 में, सेक्शन 1 के क्लॉज 2 में डिफाइन है क्या, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज को अच्छे से बताया है, ठीक। तो अब आपको 3 तरीके के पोस्ट ऑफिसेज बताया है। एक आपको बताया हेड ऑफिस, दूसरा बताया सब ऑफिस, तीसरा बताया ब्रांच ऑफिस। तो हेड ऑफिस का जो आपका हेड होगा, हेड ऑफिस का जो हेड है वो कौन है? हेड पोस्ट मास्टर। और सब ऑफिस का कौन होगा? तो सब पोस्ट मास्टर। और ब्रांच ऑफिस का कौन होगा? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक। हेड ऑफिस के बारे में, अब हेड ऑफिस के बारे में क्या आपको जानना है कि हेड ऑफिस जो है अकाउंटिंग का काम और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का काम हेड ऑफिस में होता है। किससे रिलेटेड अकाउंटिंग और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का काम होता है? तो 3 चीज़ से रिलेटेड। अब वो तीनों हम आपको बताते हैं। जैसे हेड ऑफिस से भी रिलेटेड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का काम होगा, सब ऑफिस से भी रिलेटेड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का काम होगा, और ब्रांच ऑफिस से भी रिलेटेड जो भी मैंडेटरी ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग का जो भी काम होगा वो हेड ऑफिस में होगा, ठीक। अब उसके सब ऑफिस के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके किस पे, वहाँ के उपस्थित मेंबर्स पे, कितने वहाँ मेंबर्स हैं, ठीक। स्टाफ्स कितने हैं, तो उन स्टाफ पे आपका डिपेंड करता है कि सब ऑफिस पे कितने टाइप है। वो आगे हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप लगभग हैं। ब्रांच ऑफिस में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है, ब्रांच ऑफिस के बारे में जितने भी GDS दोस्त हैं वो सब जानते होंगे अच्छे से, पर फिर भी
आप जान जाइए कि ब्रांच ऑफिस में 4 से 5 घंटे काम करना होता है। और जो भी रिपोर्ट होती है ब्रांच ऑफिस किसको सबमिट करता है, वो ब्रांच ऑफिस आपका रिपोर्ट किसको देता है, तो सब ऑफिस और हेड ऑफिस को देता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे याद करते हैं, देखते हैं हेड ऑफिस के बारे में। सबसे पहले हेड ऑफिस के बारे में देखेंगे तो आपको हेड ऑफिस मैक्सिमम सिटीज़ में होती हैं। किस में होती हैं, सिटीज़ में होती हैं। तो हेड ऑफिस मैक्सिमम सिटीज़ में होती हैं। और उसके बाद जो आपके यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर, कोई हेड ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ फर्स्ट कैटेगरी जो हेड ऑफिस होते हैं उसमें गैजेटेड ऑफिसर्स मतलब गैजेटेड ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं। तो जहाँ भी फर्स्ट कैटेगरी हेड ऑफिस जो भी है वहाँ पे जो हेड पोस्ट मास्टर है वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा किसके, तो वो इक्विवेलेंट होगा आपके सुपरिंटेंडेंट की। ठीक, तो हेड पोस्ट मास्टर इक्विवेलेंट होगा सुपरिंटेंडेंट के, कहाँ, फर्स्ट कैटेगरी पोस्ट ऑफिस में, कहाँ पे, फर्स्ट कैटेगरी हेड ऑफिस में। ठीक, तो ये आपका हो गया हेड ऑफिस के बारे में। ठीक, अब आप आके देखेंगे अगला कौन आएगा, जिसके अधीन हेड ऑफिस के अधीन जो है वो तो दोनों हैं, सब ऑफिस भी ब्रांच ऑफिस भी। इसके सब ऑफिस, अब आगे हम सब ऑफिस पढ़ेंगे। सब ऑफिस जो अपना रिपोर्ट्स होता है वो कहाँ देता है। ठीक, तो सब ऑफिस अपना रिपोर्ट किसको देता है, हेड ऑफिस को देता है। किसको देता है, हेड ऑफिस को। ठीक, सब ऑफिस में जो टाइप्स होते हैं इसके, वो मेन प्रेजेंट स्टाफ के अकॉर्डिंग होते हैं, नंबर ऑफ स्टाफ के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको देखना है कि जैसे MDG, इसका फुल फॉर्म होता है मुख्य डाकघर। MDG का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, मुख्य डाक फिर घर, मुख्य डाकघर MDG का फुल फॉर्म होगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है HSG मतलब हायर सिलेक्शन ग्रेड। ठीक, उसके बाद LSG लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस, डबल हैंडेड सब ऑफिस, सिंगल हैंडेड सब ऑफिस। तो ट्रिपल हैंडेड और डबल हैंडेड और सिंगल हैंडेड को क्या कहते हैं, ट्रिपल हैंडेड को कहेंगे A, ट्रिपल हैंडेड को क्या कहेंगे A। ठीक, और उसके बाद डबल हैंडेड को क्या कहेंगे, B। और सिंगल हैंडेड को क्या कहेंगे, C कहेंगे। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए सब ऑफिस के टाइप्स, आप बस जानते रहिए इसको। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांच ऑफिस। ठीक, तो ब्रांच ऑफिस का जो हेड होता है वो कौन होता है आपका, BPM। ब्रांच ऑफिस का हेड कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक, अब इस तरीके से हमने ये जाना कि 3 जो पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, इसको हमने अच्छे से बता दिया। इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। आगे से अब हम अगला क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं। अगला क्लॉज है आपका, एक मिनट, क्लॉज नंबर 3। क्लॉज 2 हो गया ना टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो क्लॉज नंबर 3 ये है, क्लॉज नंबर 3 नॉट 4, बाय मिस्टेक ये है 4 लिखा गया था। ठीक है, तो नाइट पोस्ट ऑफिस क्लॉज 3 में है, सेक्शन 1 के क्लॉज 3 में। नाइट पोस्ट ऑफिस की खासियत क्या है, ये ओपन होता है कब, संडे को भी और हॉलीडे को भी। एक शिफ्ट काम करता है संडे और हॉलीडे को, फर्स्ट शिफ्ट काम करता है 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक। ठीक, अब इसमें अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटीज़ होती हैं मिली हुई इनको, अथॉरिटी टाइम फिक्स करने की और एक्सटेंड करने की। जो नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम फिक्स होता है, अथॉरिटी जो होगी नाइट पोस्ट ऑफिस के टाइम फिक्स करने की होगी, वो आपकी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नाइट पोस्ट ऑफिस का जो टाइम फिक्स करने का होगा वो हेड ऑफ सर्कल को होगा, और जो आपके एक्सटेंड करने का पावर होगा वो DG को होगा। कितना एक्सटेंड कर सकता है, तो कितना एक्सटेंड कर सकता है, इसके लिए आप याद करें कि डेली में आपका 8:30 बजे शाम तक, 8:30 बजे रात तक एक्सटेंड कर सकता है, और संडे या हॉलीडे के दिन 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। 17 लिखा हुआ है ना, 17 मतलब 5 बजे शाम तक। ठीक, तो इस तरीके से नाइट पोस्ट ऑफिस का जो एक्सटेंड अथॉरिटी जो होती है टाइम फिक्स करने की हेड ऑफ सर्कल को होती है, एक्सटेंड करने की डायरेक्टर जनरल को होती है। डेली जो एक्सटेंड कर सकता है डायरेक्टर जनरल वो 8:30 बजे रात तक एक्सटेंड कर सकता है, संडे को जो कर सकता है वो 10 बजे से 5 बजे शाम तक। ठीक, अब उसकी और खासियत जानते हैं, जो भी एक्सटेंडेड आवर्स में काम क्या क्या होगा, एक्सटेंडेड आवर्स में वर्क्स क्या क्या बढ़ाएंगे, काम क्या क्या करेंगे। ठीक है, डेली से क्या अंतर होगा, तो
जितनी एक ट्रिक इसकी है कि आपके दिमाग में रखिए कि जब भी एक्सटेंडेड आवर्स बढ़ाए जाएंगे, जब भी आवर्स बढ़ाए जाएंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ाए जाएंगे, तो आपको दिमाग में रखना है कि पोस्ट ऑफिस पैसा देने का काम नहीं करेगा। सामान दे सकता है, पैसा देने का काम नहीं करेगा, पैसा लेने का काम करेगा। ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम आपको काम आ जाएगा। तो ये होगा आपका वर्किंग आवर्स जब आप निकालेंगे एक्सटेंडेड वर्क्स ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स, तो कौन कौन से वर्क्स कर सकता है। पहला, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग कर सकता है, ठीक, जिससे पैसा मिलेगा। ईएमओ इशू कर सकता है, ठीक, स्टैम्प सेल कर सकता है, ठीक, सेविंग बैंक में डिपॉजिट भी कर सकता है, लेकिन उसका एक टाइम होगा कि 7 बजे तक ही, शाम के 7 बजे तक ही डिपॉजिट कर सकता है, ठीक। अब एक उसके ऊपर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि संडे और हॉलीडे के दिन, संडे और हॉलीडे के दिन डिलीवरी का कोई काम नहीं होगा, डिलीवरी का कोई काम नहीं होगा, पेमेंट मनी ऑर्डर पेमेंट नहीं किया जाएगा, सेविंग बैंक पेमेंट नहीं किया जाएगा सेविंग बैंक से। तो ये जितना भी है देने वाला जो भी काम होगा, कोई काम नहीं किया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये आपका नाइट पोस्ट ऑफिस कवर हो गया। नाइट पोस्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हर सर्कल के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको एकदम इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट क्लॉज, अब नेक्स्ट क्लॉज हमारा है क्लॉज नंबर 4। तो क्लॉज नंबर 4 में क्या आएगा, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल का मतलब समझते हैं सबसे पहले। जैसे हम पहले कंप्यूटर में सब काम कर लेते थे, फिर उसका लैपटॉप हुआ, लैपटॉप के बाद अब फ़ोन में कर लेते हैं। मोबाइल मतलब जो मूवेबल चीज़ हो, जिसको लेके कहीं भी हम आ जा सकें, ठीक है। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो टहलता रहता है, जो चलता फिरता पोस्ट ऑफिस है, ठीक। तो ये किस क्लॉज में डिफाइन है, तो ये आपके क्लॉज नंबर 4 में है। क्लॉज नंबर 4 में सेक्शन 1 का ही क्लॉज नंबर 4 है। अब यहाँ क्या क्या काम हो सकता है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस कौन कौन सा काम कर सकता है। तो पहला काम क्या कर सकता है आपका मोबाइल पोस्ट ऑफिस, स्टैम्प को सेल कर सकता है। स्टैम्प को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक। और दूसरा, स्टेशनरी बेच सकता है, ठीक, बुक्स दे सकता है, सरफेस मेल बुक कर सकता है, एयर मेल रजिस्टर्ड कर सकता है, एयर पार्सल दे सकता है। तो ये सारी मोबाइल पोस्ट ऑफिस सारे काम कर सकते हैं, ठीक। कुछ काम नहीं कर सकते, क्या, वैल्यू पेएबल आर्टिकल जो होंगे वीपी नहीं कर सकता, इंश्योर्ड आर्टिकल्स को नहीं ले सकता। ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी हर चीज़ का एक्सेप्शन है। यहाँ भी कुछ ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं, जैसे चेन्नई मद्रास या नागपुर में, चेन्नई या नागपुर के जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज हैं उनमें आप मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दोनों नाम, एक आपका हो गया चेन्नई और दूसरा हो गया नागपुर, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ के मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो होते हैं ना, वो मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, नेक्स्ट क्लॉज आएगा। देखिए कुछ क्लॉजेज, ये क्लॉजेस सारे मैं आपको याद करा दूंगी, एक शॉर्ट्स डालूंगी, उस शॉर्ट्स में जितने इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होंगे सब डाल दूंगी, ठीक। और क्लास में भी एक वीडियोज़ में बता दूंगी। तो अब आपको नेक्स्ट क्लॉज नंबर 5 देखना है। तो क्लॉज 5 का जो आपका काम है वो भी आपको दिमाग में, जैसे जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जितना क्लॉज 4 तक पढ़ लिया। अब आप, ठीक है, अब आपको क्लॉज नंबर 5 में ये पढ़ना है कि नॉर्मल वीक डेज के बारे में बात करता है, कि नॉर्मली जो हफ्ते भर जो काम चलता है, नॉर्मल वीक डेज के बारे में बताएगा आपका क्लॉज नंबर 5, ठीक। तो वो तो आप जानते ही हैं, 4 से 5 घंटे आप काम करते हैं, जो ब्रांच बीपीएम का काम है वो मैं बता रही हूँ इस टाइम, और यही सबसे ज़्यादा पूछता भी है, ठीक। नॉर्मल वीक डेज जो है क्लॉज नंबर 5। तो क्लॉज नंबर 6 डिलीटेड है, क्लॉज नंबर 6 को तो हटा ही दिया है। क्लॉज नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्लॉज नंबर 7 में क्या कहता है कि वर्क्स संडे को भी होंगे और हॉलीडे को भी होंगे। करेगा कौन, ये पिछले वीडियो में पढ़ा था, कौन करेगा, नाइट पोस्ट ऑफिस करेगा। और नाइट पोस्ट ऑफिस में कुछ काम ऐसे होंगे जो संडे और हॉलीडे को नहीं किए जाते, जैसे लेटर बॉक्स क्लियर नहीं किया जाएगा, लेटर बॉक्स क्लियरेंस नहीं किया जाएगा, कब, हॉलीडे और संडे को। तो संडे और हॉलीडे को क्लॉज 7 में काम करना बताया गया है और वो नाइट पोस्ट ऑफिस करेगा। अब आगे आएगा क्लॉज नंबर 8। तो क्लॉज 8 जो होगा वो हॉलीडेज़ के बारे में बताएगा, ठीक, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़, ठीक। वो उसमें टोटल हॉलीडेज़ कितने हैं आपके, टोटल हॉलीडेज़ आपको पता है कि 17 हैं। कितने हैं, 17 हॉलीडेज़, ठीक। जिसमें से आपको पता है कि 14 हॉलीडेज़ ऐसे हैं जो हर जगह पे कॉमन है, 3 हॉलीडेज़ सर्कल टू सर्कल वेरी करते हैं, ठीक। अब अगर
जो भी आप बिज़नेस, जो भी एक्सटेंडेड आवर्स या बिज़नेस आवर्स के बाद आप आते हैं कोई चीज़ बुक करने, तो उसमें लेट फ़ीस लगता है। लेट फ़ीस क्या लगता है वो पता होना चाहिए। लेट फ़ीस होता है आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अगर है, अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो 3 रुपये, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है तो 2 रुपये, क्योंकि रजिस्टर्ड आर्टिकल में सिक्योरिटी ज़्यादा दी जाती है और स्पेशल ट्रीटमेंट भी लगभग ज़्यादा होता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को उतना अच्छे से नहीं सिक्योर फील कराया जाता। अब आगे आएंगे आपके नेक्स्ट हम जो देखेंगे, लेटर बॉक्स या मेल बॉक्स में फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन नॉट बी पोस्टेड, पोस्ट नहीं किया जा सकता। किसमें? लेटर बॉक्स और मेल बॉक्स में। अब फ्रैंक आर्टिकल क्या है? तो फ्रैंक मशीन के द्वारा जो आर्टिकल बुक किए जाएंगे वो फ्रैंक्ड आर्टिकल होंगे। फ्रैंक्ड आर्टिकल, इसके बारे में क्लॉज नंबर 11 में बताया गया है और वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी फ्रैंक्ड आर्टिकल्स के बारे में, फ्रैंक्ड मशीन्स के बारे में भी। लेटर बॉक्स, जो फ्रैंक्ड आर्टिकल के द्वारा लेटर बॉक्स में जो आर्टिकल हैं वो नहीं पोस्ट किए जाएंगे और मेल बॉक्स वैन में भी नहीं। और अगर पोस्ट कर दिए गए तो पहली बात तो किए नहीं जाएंगे, और अगर कर दिए गए तो क्या करेंगे? कर दिए जाएंगे तो उनको अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अनपेड आर्टिकल, ये भी एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेड आर्टिकल एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया गया तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो अनपेड आर्टिकल के तरीके से। ठीक। रजिस्टर्ड जो न्यूज़पेपर्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, उनको इसका भी अभी रिसेंट में एक अपडेट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर से रिलेटेड कि उसका रिन्यूअल कराने का पहले 1 साल था, अब शायद 3 साल हो गया, कि पहले 3 साल था अब 1 साल हो गया, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ कुछ है। अब उसके बाद अगला देखेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा संडे को भी और हॉलीडे को भी। ठीक। किसके द्वारा? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस के द्वारा, और उसके बाद आरएमएस में और नाइट पोस्ट ऑफिस में। ठीक। तो आपका ये भी है। अब आगे ये क्लॉज ख़त्म हो जाता है। तो क्लॉज आपका 5 ख़त्म हो गया, जो नॉर्मल वीकडेज के बारे में बात करता है। क्लॉज 6 डिलीटेड ही है। क्लॉज 7 बिजनेस ऑन संडेज की बात करता है। क्लॉज 8 जो है वो पोस्ट ऑफिस के हॉलीडेज़ के बारे में बात करता है। अगला जो क्लॉज है, अब ये लास्ट क्लॉज हम पढ़ाएंगे, सेक्शन 9, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। जो भी पोस्टेज स्टैम्प्स लिए जाएंगे, जो स्टेशनरी लिए जाएंगे, उसका जो पेमेंट किया जाएगा उसके बारे में है। ये पूरा वो टॉपिक ही है ये, सेक्शन 9। और एक क्लॉज 9, ये गलत लिख दिया है मैंने खुद, तो ये क्लॉज है, क्लॉज 9 है, सेक्शन 1 का क्लॉज 9। क्या बोलता है? डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, मतलब अगर आप डाक भार की पूर्व अदायगी की वांछनीयता, जो भी पोस्टेज आपका है उसको उसमें पहले से ये माना मतलब कि डिमांड किसकी है? प्री पेमेंट की, कि पहले आप पेमेंट कर दीजिए। इफ़ रजिस्टर्ड ना, अब देखिए प्री पेमेंट कर दीजिए। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है तो प्री पेमेंट करने से क्या होगी? डिलीवरी फास्ट होगी। ठीक है, प्रोवाइड की जाएगी सिक्योरिटी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, इफ़ नॉट, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम क्या क्या होंगी? प्रॉब्लम ये होगी कि सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उसको लैक ऑफ सिक्योरिटी होगी, नो स्पेशल डिलीवरी होगी, और टैक्स का भी डिटेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो डिटेंशन ऑफ टैक्स भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ये होगा कि इसीलिए जिस चीज़ों में डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट है तो वहाँ प्री पेमेंट आपको कर देना है। ये आपका हो गया क्लॉज नंबर 9 तक मैंने बता दिया आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी 2 क्लासेस में पढ़ाए, बहुत कम क्वेश्चन है। आप बाकी MCQs की बुक सॉल्व करिएगा। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम का कमी है, अगर टाइम बहुत रही तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी MCQs, आप उसको सॉल्व करिएगा। 4-5 क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दीजिए। हु एक्सटेंड वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस, तो कौन एक्सटेंड कर सकता है नाइट पोस्ट ऑफिस का काम? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये आप कल कमेंट बॉक्स में लिखे रहिएगा, वरना मैं तो अगले वीडियो में बताऊंगी। अगला, हु इज़ सेक्रेटरी, हु इज़ DC, प्रेजेंट का बताना है। टोटल मेंबर्स ऑफ PSB और टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स जो इस टाइम है। ठीक है, बाकी आगे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई सुझाव हो तो उसको अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। और इस वीडियो के लिए अगर हो सके तो अच्छा रिव्यूज़ दीजिए। तो बाकी बाय बाय।